एआईपीटी का रिजल्ट आने के बाद ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे वो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक पहला ग्रुप ऐसा होता है कि जिसमें जिनकी रैंक जो बहुत अच्छी है या फिर जिनकी रैंक ऐसी होती है कि जो गवर्नमेंट मिलने के रेंज में होती है, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं या फिर एटलीस्ट वो स्ट्रेस फ्री तो हो जाते हैं। यानी उनके जो दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है पूरे साल भर पढ़ाई का, वो तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए रिलीज हो जाता है। और दूसरा ऐसा ग्रुप होता है जिनको मैं एक ही ग्रुप में डालता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं है कि एडमिशन कहाँ पे लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडेड कॉलेज में लेना है, प्राइवेट में क्लिनिक लेना है, या फिर डीम यूनिवर्सिटी में क्लिनिक लेना है, या फिर नॉन क्लिनिकल भी ले सकते हैं, या फिर रिपीट करें, ऐसे भी उनके दिमाग में चलता रहता है। तो दूसरा जो ग्रुप होता है कि जो रिपीट करे कि इसी साल ले, इसमें वो कन्फ्यूजन में बैठा रहता है। और वो टॉपिक जो है कि रिपीट करे ना करें, इसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि इस साल रिपीट करे कि ना करे। कि पिछले साल भी मैंने शायद ये वीडियो बनाया था, लेकिन इस साल में थोड़ा और फ्रेश कुछ न्यू जो अनुभव आते हैं इस साल में, वो सब पकड़ के और ऐड करके ये फ्रेश टॉपिक में बता रहा हूँ कि रिपीट करें कि ना करें। तो पहले अगर जनरल ऐसे एक ओपिनियन देना हुआ कि रिपीट करे कि ना करें, नहीं दो ही शब्दों में आंसर देना है कि हाँ कि ना। ऐसे तो मेरा तो ओपिनियन पहले से भी वैसे था, आज भी वैसे कि ना करें। नहीं, मुझे लगता है कि आपको अगर समझो फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, एडेड कॉलेज की फीस हो या फिर प्राइवेट की फीस हो या फिर डीम यूनिवर्सिटी की फीस हो, या फिर आपको क्लिनिकल सीट मिल रहा है जो आपको चाहे, जो सब्जेक्ट आप डिज़ायर करते हो अगर मिल रहा है, या फिर ऐसे भी होता है कि आपको सर्जरी चाहिए था लेकिन आपको मिल रहा है ऑप्थेल्म, और ऑप्थेल्म आप करना यानी आप एडजस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट के साथ, तो आप कर लो, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं क्लास चलाता हूँ इसलिए नहीं मैं बोलूँगा कि आप रिपीट करो, फिर वो हिडन कुछ मैं पर्पज़ नहीं रखूँगा। जो कुछ है सिंपल बोल दूंगा कि रिपीट ना करे तो अच्छा है। क्योंकि रिपीट ना करे इसके लिए मेरा क्यों ऐसे मैं बोलता हूँ, बिकॉज पहले जो था हमारे टाइम पे पढ़ाई करना आसान था, अभी पढ़ाई करना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि मोबाइल इंटरनेट वगैरह इतना सारा चीज़ हो चुका है कि उसमें पूरे साल भर एक कमिटमेंट देना कि मैं एक रूम में बैठ के पढ़ाई करूँगा बहुत मुश्किल है। तो पहले आप अगर समझो ये सब आपका बैकग्राउंड है कि आपको क्लिनिकल समझो सीट मिल रहा है, या फिर आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसे कि आप डीम यूनिवर्सिटी भी अफोर्ड कर सकते हो, या फिर प्राइवेट में इंस्टीट्यूशनल कोटा अफोर्ड कर सकते हो, या फिर यानी सब्जेक्ट जो है आपको मिल रहा है वो भी अच्छा है, या फिर आप जो सब्जेक्ट मिल रहा है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो आप ले लो, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैंने एक जनरल ओपिनियन आपको दे दिया कि रिपीट अगर ना करे इस साल अगर आपको मिलना है तो ले लो ऐसा। फिर भी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि रिपीट हमें करना है, तो किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले किसे करना चाहिए इसे मैं थोड़ा जितना मेरा अनुभव से अकॉर्डिंग बोलता हूँ, ताकि आपको समझे कि रिपीट किसे करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी में सिंसियर है, उनको भी पता होता है कि मेरी स्टडी का उतना पोटेंशियल है कि मैं निकाल सकता हूँ सीट, गवर्नमेंट सीट। लेकिन इस साल ऐसे हुआ है कि मुझे टाइम नहीं मिला या फिर मैंने उतना फोकस नहीं रखा, वो स्टूडेंट ज़रूर कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो मैंने हाईलाइट करके मैं से बोलता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हमेशा मेरे नज़र में मैंने बहुत बार देखे कि जिनको पता होता है कि मेरा स्टडी का पोटेंशियल उतना है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने इस साल उतना फोकस नहीं रखा है इस एग्ज़ाम के ऊपर, या फिर मुझे समय नहीं मिला इंटर्नशिप के कारण। तो ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर रिपीट करें, ऐसे लोगों में सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। फिर दूसरा ऐसा ग्रुप होता है जो समझो कि जिनको रिपीट करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको ये पता है कि स्टडी में हम ठीक ठाक हैं, ऐसे भी नहीं कि हम लोग बहुत एक्सलेंट है, लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मन पे ले थोड़ा सीरियस हो जाए तो कर लेंगे। और जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जैसे समझो कभी मोस्ट क्या होता है कि किसी भी डिसीजन में हम लोग डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन में हम तभी रहते हैं कि जब हमारी ज़रूरत तो हो। तो जिसका समझो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, जैसे समझो बाकी फीस वैसे भी अफोर्ड नहीं होगा, वो अगर रिपीट का डिसीजन लेता है तो वो लंबे समय तक पढ़ाई करता है, बिकॉज उसके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ऐसे स्टूडेंट जो स्टडी में सिंसियर हो सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं, और जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसे नहीं कि वो लोग प्राइवेट का सीट ले या फिर एडेड का ले या फिर डीम यूनिवर्सिटी का ले, तो ऐसे स्टूडेंट ज़रूर कर सकते हैं, उनमें भी सक्सेस रेट हाई होता है। तो ये दो कैटेगरी आप अगर हो तो याद रखो, आप ज़रूर रिपीट कर लो कि जिनका पोटेंशियल अच्छा है लेकिन जिनका फोकस नहीं था पिछले साल, जिनको टाइम प्रॉपरली नहीं मिला, या फिर उनको अंदर से लगता है कि मैं सीरियस हो जाऊंगा तो मैं कर लूँगा, और मेरा वैसे भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है कि जिनको रिपीट करना चाहिए, कि उनको भी ये तो पहला कंडीशन है कि उनको भी स्टडी में इंटरेस्ट चाहिए उन स्टूडेंट को, या फिर उनको पता होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल उतना है, और जिनको सब्जेक्ट अच्छा मिल नहीं रहा है इस साल। यानी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जनरली ऐसा होता है कि पहले साल में
क्रिया मिल रहा है, रचना मिल रहा है, रस मिल रहा है, द्रव्य मिल रहा है, जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उनको पता रहता है अगर समझो मैं 1 साल और दे दूंगा तो मुझे अच्छा सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, स्टाइपेंड सीट भी मिल जाएगी, गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। ऐसे तो ऐसे लोग कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, तो ऐसे भी लोग रिपीट कर सकते हैं कि जिनको पता है कि हमारा पोटेंशियल है लेकिन अभी इस साल मुझे सब्जेक्ट वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ उसे, तो वो लोग रिपीट कर सकते हैं, उनको भी डेफिनेटली सक्सेस रेट उनका अच्छा होता है। इसके बाद और एक कैटेगरी है जिनको रिपीट करना चाहिए, तो पहले ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, उनको तो करना ही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। या फिर ऐसे लोग जो बहुत कम मार्क्स के साथ एलिजिबल हो चुके हैं और उनके पास कोई अच्छे ऑप्शंस बचेंगे नहीं काउंसलिंग में। तो उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग आते हैं जो समझो पढ़ाई के बारे में सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है और उनको वैसे भी कोई अभी अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या फिर जिनका पढ़ाई के बारे में सिंसियर है, सीरियस है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, या फिर उनका जो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की थी बहुत लेट की थी, या फिर मैंने समझो जो स्टूडेंट लाइफ छोड़ के भी कभी कभी मिडिल एज में भी लोग प्रिपेयर करते हैं, 30, 35, 40 उससे भी आगे करते हैं प्रिपेयर। तो ऐसे लोगों को भी रिपीट कर सकते हो लोग, अगर समझो पहले अटेम्प्ट में आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, ना ही आपको कुछ अच्छी सीट मिल रही, तो आप कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिल सकता है ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि वैसे भी आपको अभी जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो लेके 3 साल निकालने से अच्छा है कि और एक अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो ऐसे भी लोग हैं जो समझो स्टडी के लिए सिंसियर नहीं थे, या फिर सीरियस नहीं थे, या फिर उनको टाइम नहीं मिला, एलिजिबल हो चुके हैं फिर भी कम मार्क्स के साथ एलिजिबल हो चुके हैं, उनका भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, या फिर जो एलिजिबल ही नहीं है उनको तो करना ही, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि एक तो पहले कि जनरली रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं, और दूसरा ऐसा कि रिपीट किसे करना चाहिए। अभी तीसरा डिस्कस करते हैं कि रिपीट किसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहले जो लोग आते हैं, जो मेरे इतने सालों 17 साल मुझे इस फील्ड में हो गए, तो मैं ये लोग अच्छी तरह से जान सकता हूँ ऐसे कौन लोग हैं। तो पहले ऐसे लोग हैं जिनको रिपीट नहीं करना चाहिए, वो लोग हैं जो खुद अपने बारे में जानते हैं कि जो स्टडी के लिए उतना कमिटमेंट नहीं दे सकते 1 साल भर का, कि पूरे एक रूम में बैठ के पढ़ाई करना या फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना। वो खुद जानते कि उतना वो सीरियसली पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि ये लोग वेस्ट हैं, याद है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टडी में अच्छा नहीं करेंगे, इन्हें बुक लेके उनको दिन भर बैठ के वो उनसे हो नहीं पाएगा। लेकिन यही लोग अगर समझो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में कुछ जाके करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ उस फील्ड में। तो उन लोगों को तुरंत किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेके उस सब्जेक्ट के अंदर मेहनत लेनी चाहिए, क्योंकि 1 साल आपने दिया है, आपको समझ में आ गया कि अपनी इतनी रैंक आ गई और अब वैसे भी पढ़ाई में आप सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो आप एक सब्जेक्ट जो मिल रहा है क्लिनिकल हो, जहाँ पे आपको मिल रहा है ले लो और उसके अंदर आप मेहनत ले लो, तो उसमें आप बेहतर करोगे। नहीं तो आप ज़बरदस्ती का रिपीट करना बैठोगे तो आपके रिजल्ट्स और ख़राब होंगे, याद रखिए। तो ये वो लोग हैं जो खुद जानते कि हम स्टडी के लिए इतना कमिटमेंट नहीं दे सकते, साल भर बैठ के पढ़ नहीं सकते। ऐसे लोगों को तुरंत किसी सब्जेक्ट में जो मिल रहा है अच्छा उनको लगता है, अगर उसमें जो डिजायर्ड सब्जेक्ट मिल रहा है वहाँ पे लेके उसके अंदर मेहनत लेनी चाहिए। इसके बाद और कौन लोग हैं जो रिपीट ना करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी रिपीट कर लिया है, कि जो पहला अटेम्प्ट ले चुके हैं, दूसरा भी ले चुके हैं, अभी तीसरा लेने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है, चौथा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स एक्सेप्शन है, याद रखिए, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसे होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि तीसरे अटेम्प्ट में अच्छा कर लेते हैं। अभी इस साल भी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में अच्छा कर लिया है। लेकिन एक जनरल आइडिया ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप अगले अटेम्प्ट में जाते हो सैचुरेशन और बढ़ता है, पेपर कभी कभी खराब आ गया, जैसे इस साल आ गया था, वैसे फिर और स्ट्रेस में आपके रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अगर सेकेंड अटेम्प्ट ले चुके हो, आपके जो कुछ रैंकिंग आ चुके, जो सीट आपको मिल रहा है उसमें आप ले लो, और एक अटेम्प्ट देने से अच्छा है कि इसमें आप स्टॉप हो जाओ और उस पीजी के अंदर जाके वहाँ पे कुछ मेहनत ले लो, वहाँ पे जाके आप कुछ अंदर प्रोग्रेस कर सकते हो। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए कि एक तो जनरली रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, दूसरा ऐसा कि रिपीट किसे करना चाहिए, तीसरा कि रिपीट किसे नहीं करना चाहिए, और अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिपीट करते समय गलतियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहला और मुझे बहुत कॉमनली दिखा इतने सालों में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलतियाँ करते हैं, तो उसमें पहला कॉमन मुझे लगता है ये मिस्टेक होता है स्टूडेंट का कि वो लेट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट लगता है तो काफ़ी सारा वैसे भी स्ट्रेस का माहौल होता है। देन काउंसलिंग स्टार्ट होता है, काउंसलिंग का पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते पूरा दिसंबर महीना आ जाता है। तो ये 3-4 महीने का जो समय है पूरा स्टूडेंट वेस्ट कर देते हैं। तो याद है कि अगर आपको रिपीट करना हो तो आप तुरंत स्टार्ट करो। एक बार आपको पता चल गया आपका रिजल्ट आपका खराब है, आपको वैसे भी नहीं करना है इस साल पीजी, तो आप तुरंत स्टार्ट करो, वो काउंसलिंग में वेट करने की जरूरत नहीं।
आप पैरेलली वैसे भी काउंसलिंग में करना क्या होता है, काउंसलिंग में बस वेट करना है, जहाँ भी प्रेफरेंस भरना है वो प्रेफरेंस के दिन में आप प्रेफरेंस भरो, बाकी दिन में क्या करना है। वैसे तो पढ़ाई कर सकते हो आप, तो तुरंत स्टार्ट करो, जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपका बेस अच्छा बनेगा और इस साल का तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो ये एक पहला स्टूडेंट गलतियाँ में पहली मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, वो है कि लेट स्टार्ट करना। इसके बाद दूसरा ऐसा मिस्टेक जो मुझे कॉमनली दिखता है स्टूडेंट में, वो क्या है, तो वो है कि सीरियस न रहना पढ़ाई में। यानी रिपीट का डिसीजन तो ले लिया, अर्ली स्टार्ट भी कर दिया, कभी कभी मेरे पास आते भी है सर मुझे रिपीट करना है, कभी क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं मेरे पास, लेकिन वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं करते। यानी सीरियस रहना जो होता है वो सीरियस नहीं रहते पढ़ाई में। तो ये अगर समझो रिपीट करते समय आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, वो डिसीजन आपने तो ले लिया, लेकिन दूसरा फैक्टर आपके पास होना चाहिए कि आप स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इसी अटेम्प्ट में अभी क्रैक करना है एग्जाम। तो ये सीरियसनेस उसमें लैकिंग अगर रहेगा तो वो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी अपना रिजल्ट खराब कर देता है। इसके बाद तीसरी ऐसी मिस्टेक क्या है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट इन्हें रिपीट ऐसे समय करते हैं, जो मैंने बहुत बार देखा है। तो तीसरी बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो घर पे ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको एक अटेम्प्ट तो उन्होंने दिया रहता है, उनको पता रहता है कि बुक्स क्या है, नोट्स क्या है, तो वो सोचते हैं कि मैं घर पे ही करता हूँ, क्लासेस के साथ फिर से नहीं अटैच रहूँगा, या फिर उतनी फीस मेरी बच जाएगी ऐसा, या फिर लास्ट में टेस्ट में मेरे पास भी आते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट की रैंक उतनी अच्छी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। इसका कारण भी क्या होता है कि जो इनिशियल 5-6 महीने का समय होता है, यहाँ से समझो जुलाई से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक का, वो पूरा पार्ट उनका वीक रहता है, क्योंकि उनको लगता है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं करते, क्योंकि एक हफ्ते का टारगेट मिलना, उसके पीछे लगना, फिर उतना पढ़ाई करना, फिर वो टेस्ट देना, फिर उसमें से गलतियाँ निकाल के और अच्छे से पढ़ना, ये एक प्रोसेस है, याद रखिए। तो वो प्रोसेस में आप रहोगे तो ही अच्छा पढ़ाई होता है। और हम लोग जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं 15,000 20,000 यानी फीस नहीं दूंगा क्लासेस की, कोचिंग की, तो ये फीस आप बचा के वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए कि 15-20 हज़ार में क्या आएगा, आप घर बांधोगे, गाड़ी लोग क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपके करियर में आप इन्वेस्ट करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्लासेस लेता हूँ, कोचिंग लेता हूँ, आप किसी के साथ भी जुड़ो, मेरे पास ही करना है ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ भी जुड़ो, लेकिन आप अच्छे एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के पूरे उनका शेड्यूल फॉलो करो, उनके साथ डिसिप्लिन रह के पढ़ाई करो, हर हफ्ते का टेस्ट दे दो, फिर उसमें से गलतियाँ निकाल के आप और इम्प्रूव करो, जितना भी आपको अपडेट रहना रहो, क्योंकि आपको रिपीट करते समय चांस नहीं लेना है, ना ही आपको बस एक एवरेज मार्क्स लेके आना है, आपको एक अच्छी रैंक लेके आनी है। उसके लिए बहुत सारा कंपटीशन होता है बाद में, वो कंपटीशन फेस करना, वो ब्रेक करने में आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और उसे आप ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये भी एक होता है तीसरा फैक्टर, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, 15-20 हज़ार की छोटी सी अमाउंट बचाने के लिए फिर से घर पे पढ़ाई करते, और वो अपनी जो रैंक जो आनी चाहिए वो फिर से खो देते, और वो तीसरा या फिर दूसरा जो कुछ अटेम्प्ट रहेगा उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा क्या कारण है कि जो स्टूडेंट में रिपीट रहते समय उसकी गलतियों में गिना जा सकता है। पहले तो मैंने बोला कि पहले लेट स्टार्ट करना है, दूसरा सीरियस ना रहना है, तीसरा क्लासेस ज्वाइन न करना है। तो चौथा ऐसा क्या कारण है कि जिसके कारण स्टूडेंट फिर से अपना रिजल्ट खराब कर देता है। तो चौथा मैंने जो बहुत कॉमनली देखा है ऐसा कि स्टूडेंट, समझो किसी स्टूडेंट ने अर्ली भी स्टार्ट कर लिया, क्लासेस के साथ भी है, सीरियस भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जैसे जैसे आगे जाता है, 3-4 महीने का जो समय जाता है, तो फिर वो सैचुरेशन लेवल उसका इतना बढ़ता है कि वो फिर से कंसिस्टेंसी छोड़ देता है पढ़ाई। वो जनरली समझो आप सितंबर अक्टूबर के बाद तो, या फिर नवंबर दिसंबर के बाद उसका सैचुरेशन लेवल और बढ़ जाता है, या फिर जनवरी फरवरी में तो और ही बढ़ जाता है, और वो फिर से कंसिस्टेंसी छोड़ देता है, या फिर रेगुलर नहीं रहता है पढ़ाई। तो ये भी कारण है कि पहले तो स्टूडेंट कर लेता है कि उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, ऐसे स्टार्ट भी कर देता है क्लास के साथ, लेकिन अगले 3-4 महीने के बाद उसको एनर्जी या फिर वो डिसीजन वो भूल जाता है, वो कमिटमेंट भूल जाता है, और फिर से वो कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करने के कारण उसका नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब होता है। तो ये चौथा फैक्टर आप याद रखो, कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर समझो 2 महीने पढ़ लिए और तीसरे महीने में छोड़ दिया, तो 2 महीने का पूरा पढ़े आपका पहले का जो है पूरा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप जितनी चीज़ें अपनी पढ़ी है वो भूल जाते हैं, फिर से जीरो से उसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो याद रहता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चौथा कारण कि आप कंसिस्टेंट रहना भी वहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है कि जो रिपीट रहते समय में स्टडी का प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो एक 3-4 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, उससे आप याद रख सकते हो कि पहले तो है कि आपका अप्रोच बदले। अप्रोच ने क्या कि जब आप फ्रेशर में प्रिपेयर करते हैं तो आपका ऐसा होता है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो भी ठीक है, बिकॉज वैसे भी स्टडी का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, समय भी नहीं मिलता, कंपटीशन भी बहुत दिखती है, तो इसलिए लगता है अपना होगा कि नहीं होगा ऐसा।
और रिपीट एडिशन में आप पहले भी याद रखो कि आप ऐसा मत अप्रोच रखो कि कहीं पे गवर्नमेंट सीट मिल जाए, उल्टा ऐसे रखो कि आपको पहले ऑल इंडिया 100 के अंदर आना है, 10 के अंदर आना है, 50 के अंदर आना है, ऐसे जितने भी आपको हायर एम पॉसिबल हो उतना रखो, क्योंकि आप जितना हायर एम रखोगे उससे थोड़ा कम ही आपको मिलेगा। तो जितना आप समझो रिपीट एडिशन में हायर गोल रख के चलोगे उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ एफर्ट्स डालोगे आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये है कि आपका अप्रोच पहले चेंज करो। दूसरा ऐसा कि जब आप रिपीट रहोगे तो जॉब अगर करना भी होगा तो शुरू के 2-3 महीने कर लो, लेकिन उसके बाद फुल टाइम प्रिपरेशन करना। बिकॉज इनिशियल 2-3 महीने का जॉब आप इसके लिए भी कर सकते हो ताकि आपका थोड़ा कुछ अर्निंग करना होगा तो अर्निंग भी हो जाएगा खर्चे के लिए आपके, या फिर ऐसा होता है कि पूरा घर पे बैठ के पढ़ाई का इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो आप अगर समझो जॉब के साथ कर रहे हो तो 10 से लेकर 5 की जॉब है, 5 के बाद आप घर पे आके पढ़ाई कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो ऑलमोस्ट एक समझो दिवाली तक या फिर उसके आगे 1-2 महीने यानी दिसंबर तक आप कर सकते हो। उससे बाद यानी जनरली दिसंबर के बाद अगर आप पूरा छोड़ के जॉब छोड़ के स्टडी के लिए टाइम दोगे तो अच्छा है। बिकॉज इनिशियल 1-2-3 महीने का जॉब ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉब कंटिन्यू करना ठीक नहीं है। तो ये है कि आप अप्रोच बदलो रिपीटर में। और दूसरा ऐसा है कि जॉब अगर करना होगा तो भी इनिशियल 2-3 महीने के फेज में करो, लेकिन बाद में उसे पूरा छोड़ दो। फिर ऐसा है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट यानी जनरली रिपीट रहते हैं स्टार्ट कैसे करें। तो मैं जनरली ऐसे बोलता हूँ कि जो हमारे पास आते स्टूडेंट उनको बोलते हैं कि हम जो अभी टेस्ट रखा है वीकली उसके साथ पहले वो फोकस रखो सिलेबस का, वही स्टार्ट करो, वहाँ से ही स्टार्ट करो। और पर्सनल लेवल पे क्या करना चाहिए, तो जो पिछले साल आपने जो पढ़ा था, जैसे चरक सूत्र आपने पढ़ा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई हैं, तो पहले उसका एक लिस्ट बना दो आप कि चरक सूत्र छोड़ के आपने क्या क्या बाकी जो आपका पढ़ना बाकी था। वैसे जैसे यानी आपने चरक सुश्रुत पढ़ ले, ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ, आपने कभी भी सुश्रुत तो चरक भी नहीं पढ़ा होगा तो वो भी आप पकड़ सकते हो। तो समझो रिसर्च है या फिर समझो सब्जेक्ट में भी रस है, द्रव्य, जो भी आपका छूटा है उसका एक लिस्ट बनाओ और उसको पैरेलली आप पहले से स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप क्लास का जो वीकली टेस्ट का सिलेबस हो तो करना ही है आपको, लेकिन आपके पास इतना समय रहेगा बाद में तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर सकते हो। उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाई में आप ये स्टार्ट कर लो कि जो भी चीज़ें आपके पिछले साल छूटी है, सब्जेक्ट की हो या फिर संहिता की हो, जैसे इस साल समझो शारंदर के 5 क्वेश्चन है, काश्यप के 5 क्वेश्चन है, तो अगर आपने लास्ट ईयर काश्यप नहीं पढ़ा था, शारंदर नहीं पढ़ा था, या फिर अष्टांगोदय के 13 क्वेश्चन, तो अष्टांगोदय अगर आपने पिछले साल नहीं पढ़ा था आप उसे जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है कि तीसरा जो मैंने पॉइंट बोला कि स्टार्ट करते समय आप अप्रोच ये रखो कि किसी भी जो क्लास का टेस्ट रहेगा उसको पहले आप फॉलो करो, वो सिलेबस स्टार्ट कर दो, लेकिन साइड बाय साइड आपका पैरेलल स्टडी भी स्टार्ट कर दो। जो पिछली साल आपकी चीज़ें छूटी थी उसे आप स्टार्ट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि सक्सेस रेट क्या है, रिपीट करते समय सक्सेस रेट क्या है। तो सक्सेस रेट अगर देखोगे तो मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई। 1-2-3 स्टूडेंट का रिजल्ट कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके भी अलग अलग रीजन है। कभी कभी स्टूडेंट ठीक से पढ़ता नहीं, कभी ऐसे होता है कि वो स्ट्रेस बहुत लेता है, ओवर थिंकिंग करता है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे आजकल टेक्निकल ग्लिच के जो इशू होते हैं एग्जाम में, कभी कभी एनटीए में, तो वो हो सकता है। लेकिन सक्सेस रेट अगर आप देखो तो रिपीटर में डेफिनेटली हाई। उसके 3-4 कारण है, वो मैं आपको बोलूँगा। तो पहला कारण ऐसा कि टाइम होता है जो रिपीटर के पास बहुत ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू फ्रेशर और रिपीटर में आप देखोगे तो फ्रेशर का काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप में उसके पास सिविल ड्यूटी है, वहाँ पे तो 3 महीने उसकी पढ़ाई पूरा का जो समय है वो वेस्ट हो जाता है। कॉलेज का भी उसका ड्यूटी है, उसमें भी समय वेस्ट होने वाला है। फिर पीएससी का भी वर्किंग मिला, नहीं वर्किंग मिला तो उसमें भी समय वेस्ट हो जाता है। तो एज कम्पेयर टू फ्रेशर रिपीटर के पास उसका जो सबसे बड़ा सेट है कि टाइम है, इसलिए उसका रिजल्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके बाद दूसरा ऐसा जो रिपीट एडिशन में सक्सेस रेट बढ़ाने का कारण ऐसा है कि रिपीट एडिशन में आपका अनुभव आपके पास होता है, यानी आपका स्टडी का भी अनुभव होता है, आपने कुछ पढ़ा रहता है, तो जो आपने टाइम स्पेंड पिछले अटेम्प्ट में किया है तो वो अनुभव आपके पास रहता है, वो स्टडी का बेस रहता है। और रिपीटर के पास पेपर देने का भी अनुभव होता है, पेपर हो, क्लास के भी पेपर्स हो, यानी वीकली मेजर टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, सरप्राइज टेस्ट हो, या फिर जो फाइनल का पेपर हो, वो सब उसने देखा रहता है, तो उसको ये पता रहता है कि यानी पेपर कैसे देने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक ऑलरेडी बेस उसका स्टडी का भी है, अनुभव स्टडी का भी है और पेपर देने का भी है। फिर नेक्स्ट एक कारण ऐसा होता है कि रिपीटर में ये भी एक फैक्टर होता है जो फ्रेशर में नहीं होता, वो होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मैंने क्या कि उसने ये देखा रहता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो उसके मन में डाउट नहीं रहता, क्योंकि उसने एक फाइनल का पेपर दिया है, उसको पता है कि शारदा के क्वेश्चन आए थे, काश्यप के आए थे, क्लास के नोट से आए थे, या फिर कौन से स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई करने के बाद उसका कितना रैंक आया था, उसने खुद के आंखों से देखा रहता है। तो उसका बिलीफ बन चुका रहता है कि मैं इतना पढ़ लूंगा तो मेरा रैंक आ जाएगा। लेकिन फ्रेशर में वो नहीं रहता। फ्रेशर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 6 महीने बहुत कंफ्यूज होता है
यानी पहले तो पीजी करे ना करे यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर कोचिंग लगाए कि नहीं लगाए, कौन सी लगाए, यहाँ पे उनका कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। फिर अगला यानी उनका ये पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें 6 महीने वैसे भी निकल जाते हैं। जो आपने गलतियाँ की रहती है एज अ फ्रेशर में, बाद में रिपीटर में आप नहीं करते। तो वो फ़र्क है कि रिपीटर में बिलीफ सिस्टम अच्छा होता है, टाइम अच्छा है, उनके पास अनुभव है स्टडी का, पेपर का भी अनुभव, इसके कारण उनका सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई रहता है। इसके बाद एक रिपीटर के पास क्या चैलेंजेस है, यानी ऐसा क्या उसको बस हमेशा तकलीफ देगा जो अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो फिर उसका ये अटेम्प्ट यानी ईजिली निकल सकता है। तो एक तो सैचुरेशन का जो मैंने बोला, सैचुरेशन होना उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर दिन उसको सैचुरेशन के साथ डील करना है कि जो ऑलरेडी पढ़ा है, जो नया कुछ नहीं लगता उसके साथ फिर से पढ़ना है और उसमें समय निकालना है। वो सैचुरेशन का पार्ट होता है। और दूसरा ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आप जब समझो आपका डिग्री खत्म हो चुका है तो आप घर पे रह के अगर पढ़ाई करते तो एक अनकॉन्शियसली आपके माइंड में एक प्रेशर बिल्डअप होता है। आपको लगता है कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं फिर से इतना सारा सीखने के बाद घर पे बैठा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, बाहर के लोग क्या सोचेंगे। वो ओवर थिंकिंग वाला फेज हो जाता है। भले कोई सोचता कुछ नहीं आपके बारे में, लेकिन वो ओवर थिंकिंग आप खुद करते हो, वो स्ट्रेस आप खुद बिल्ड करते हो। और तीसरा मैंने बोला कि सैचुरेशन आप जो होता है उसके कारण आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता जितना लगना चाहिए। तो ये अगर जो लास्ट में मैंने 3-4 जो फैक्टर्स बोले, इसको अगर आप ठीक से हैंडल करो तो जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हो। और किन लोगों को रिपीट करना चाहिए, तो मैंने शुरू में ही बोला, वो लोग अगर रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स हाई होते हैं। तो ये मैंने ऐसे ऑडियो बनाया या फिर ऐसे इसमें गाइडेंस किया कि जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको मेरे पास क्लासेस लगानी है, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरा अनुभव है मैंने पूरा डिटेल इसमें बोला ताकि आपको रिपीट करते समय समझो, डिसीजन लेते समय अगर प्रॉब्लम हो रही है कि रिपीट करें कि ना करें, तो इस ऑडियो से आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगा।